हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। इस चैप्टर का नाम है एंजाइम। ठीक है, पहले हमने दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिए हैं बायोलॉजी के मॉलिक्यूल के, जो एंटिस पेपर में आए थे वो अभी भी आ सकते हैं किसी पेपर में। ठीक है, हम एंजाइम चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल है, उसका नाम है MD-CAT इनामुल हक ऑफिशियल चैनल। उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्यूरी हो किसी क्वेश्चन में तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं MCQ आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये दूसरों स्टूडेंट को भी शेयर करें तो उसको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम चैप्टर है उससे। MCQ नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। द स्पेसिसिटी ऑफ एंजाइम लिखा, ऑफ हो गया एंजाइम इन ड्यू टू देयर। ये 2000 में क्वेश्चन आया, तो 2000 में ऑप्शन नंबर ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी pH सेंसिटिविटी, ऑप्शन नंबर डी सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से STB में नहीं है, लेकिन ये फेडरल से उठाया गया। फेडरल की एक्सरसाइज में आप देखोगे एंजाइम की, उसमें एज इट इज़ ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, वहाँ से उन्होंने एंटिस ने उठाया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम सरफेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एंटिस का भी 1 2 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस उठा लेता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं उठाता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम MCQ नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। MCQ नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एंजाइम। ये 2008 में क्वेश्चन है, डायरेक्ट जंप किया 2008 में, क्योंकि NTS का काम ये कोई किसी चैप्टर में से MCQ 5 6 6 उठा लेता है, किसी में एक भी नहीं उठाता, उसकी मर्ज़ी ये वैसे जैसे क्वेश्चन उठाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रेज, ऑप्शन नंबर सी आइसोमरेज, ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। इसमें कह रहा है कौन सा एंजाइम नहीं है, नॉट एन एंजाइम। इसमें एंजाइम कौन सा नहीं है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। जो एंजाइम नहीं है, ये एक हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है। ये इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, आपको मैं एक बता देता हूँ ट्रिक, कैसे आप पहचान सकते हैं एंजाइम। मोस्टली जो एंजाइम है उसकी जो सुफिक्स है वो ए साथ आता है। जिसके पास भी सुफिक्स में AAC आए तो उसको हम एंजाइम कहते हैं। जैसे इधर देखें, ये पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज की सुफिक्स के जगह पे क्या लगा है? AAC लगा है। AAC जिसके पास AAC होगा वो एंजाइम की नोमेनक्लेचर है, तो वो एंजाइम होगा। तो AAC जिसके पास होगा सफिक्स में लास्ट में, तो उसको हम एंजाइम कहते हैं। जिसके हाइड्रेज के पास भी है, आइसोमरेज की भी है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा एंजाइम है। ठीक है, कुछ एंजाइम है जिससे एक पेप्सिन है, उसके पास नहीं है, क्योंकि कुछ एंजाइम उसके पास नहीं है, दूसरों के पास है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इंसुलिन क्या है? ये एक प्रोटीन है, हार्मोन है। ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर आपने स्टडी की, प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद MCQ नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ज्वाइन विद एंजाइम्स इट फॉर्म्स क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए कोफैक्टर, ऑप्शन नंबर बी एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी होलो एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी एपो एंजाइम। कौन सा आंसर हो सकता है? क्या कह रहा है? जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप ज्वाइन हो एंजाइम के साथ, जब किसी एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसको अटैच होगा, इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप को क्या कहते हैं? दूसरा ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। जब ये एंजाइम के साथ अटैच होगा, ज्वाइन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम क्या है? एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम है। ये एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम है।
जिसको हम होलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एट 0 डिग्री सी एंजाइम एक्टिविटी, ये 2010 में क्वेश्चन है। एट 0 डिग्री सी एंजाइम एक्टिविटीज़, ऑप्शन नंबर ए कम्प्लीटली स्टॉप्ड, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज टू 50%, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस टू मिनिमम, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है पहले आप बताएं, फिर मैं इसका ऑप्शन टिक करता हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। इसमें देखें ये तो क्वेश्चन उठाया गया, मैं आपको 2 MCQ दूसरे इसके बता देता हूँ वैसे वर्बली। तो इसका क्या है, एक ये 0 डिग्री से पूछा है, तो दूसरा पूछ सकते हैं तो इसकी मैक्सिमम जो एक्टिविटी एंजाइम की कहाँ पे होती है, वो 37 डिग्री से है, वहाँ उस पर एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 है, वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अगर इससे ऊपर हो गया तो वो भी एंजाइम डिस्टर्ब हो सकते हैं, अगर कम हो गया तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच गया तो उसका क्या होगा, वो एंजाइम कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, इसका मतलब वो डीनेचर्ड हो जाएगा। वो 0 डिग्री सी में वो डीनेचर नहीं होता, लेकिन वो उसकी एक्टिविटी मिनिमम हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाता है। अगर उसको फिर सुइटेबल टेम्परेचर मिल गया तो वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। समझ आ गया, ये टॉपिक कंप्लीट आपको पढ़ना है, जिसमें पीएच भी आ जाती है। पीएच का भी क्या है रोल है, जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन की पीएच कितनी होनी चाहिए 1.4 नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे अमाइलेज एंजाइम है उसकी कितनी होनी चाहिए पीएच 8.7 मेरे ख्याल से इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको पीएच भी याद रखनी है, टेम्परेचर भी और कंसनट्रेशन वगैरह वो भी एंजाइम की वो सारी याद रखनी, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। MCQ नंबर 5 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। ये 2011 में MCQ आया था। तो वो कौन सा एंजाइम है, कौन सा फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी पीएच, ऑप्शन नंबर सी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी रेडिएशन, ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है आप चूज़ कर लें, मैं बताता हूँ आंसर आपको। इसमें करेक्ट आंसर है ई करेक्ट आंसर है, ठीक है। ई करेक्ट आंसर है। कैसे, इसमें सारी चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती है। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, कैसे करता है वो आपको पता है, मैंने पहले इसके डिटेल में बता दिया आपको। तो पीएच का मैंने बता दिया आपको, अगर पीएच कम या ज़्यादा हो गई नॉर्मल पीएच से तो भी वो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का मैंने बताया, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का। जैसे भी आप कोई देखें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है, मिसाल तौर पर वो कम्पीट करता है कहीं एंजाइम पे तो वो फिट हो जाता है, सबस्ट्रेट को फिट हो नहीं देता। फिर हम क्या करते हो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। जिससे भी कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की ज़्यादा होगी तो वो क्या वो उस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से कम्पीट करके वो अपनी नॉर्मल साइड पे आ जाएंगे एंजाइम की, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कहते हैं। जितने एंजाइम हो गए इतने सबस्ट्रेट हो गए। अगर एंजाइम में वो उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो गए, वो एंजाइम की सेचुरेशन हो गई। अगर उससे ज़्यादा हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो उसके क्या कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो एंजाइम ऑलरेडी सेचुरेटेड हो गए हैं। तो सेचुरेशन कंप्लीट होगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वैसे थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ, ग्राफ क्या है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ कैसे, देखें एक ये ग्राफ है, ग्राफ में से क्वेश्चन आ सकता है। ये रेड स्पॉट में बड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ में एंजाइम में शॉर्ट फॉर्म में एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। सेचुरेशन, अगर देखें सबस्ट्रेट के हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंजाइम की सेचुरेशन जो सेचुरेटेड होते जाएंगे। ऐसे बढ़ते फिर क्या, जब एंजाइम की सेचुरेशन कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे अगर एंजाइम है इतने जिसकी सेचुरेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, सेचुरेशन कंप्लीट, उसके बाद एंजाइम नहीं है, वो सेचुरेटेड हो गए हैं। तो उसके बाद हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की एज बढ़ जाएगी, ऐसे ग्राफ हो जाएगा।
क्योंकि ये खाली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है लेकिन एंजाइम कंप्लीटली यहाँ तक ही थे वो सेचुरेटेड हो गए। आगे कम देखें कंसंट्रेशन बढ़ाने से सबस्ट्रेट की कोई एंजाइम कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद MCQ नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। MCQ नंबर 6 है an enzyme increases the speed of a reaction। ठीक है, एंजाइम का काम क्या, ये कैटालिस्ट तौर इस्तेमाल ने इसके आपको पता है ये कैटालिस्ट तौर पर इस्तेमाल होता है। जब एंजाइम को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट होगा। एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ सॉरी एंजाइम का काम क्या है, कोई स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, उसको ज़्यादा करता है। ठीक है, एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए बाय एडिंग एक्टिव एनर्जी, क्या एक्टिव एनर्जी ज़्यादा होगी, बाय लोअरिंग एक्टिव एनर्जी रिक्वायरमेंट, सी बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या हम जैसे भी रिएक्शन फास्ट होगा तो उसकी एक्टिव एनर्जी लो हो जाएगी। वो बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, आपको ग्राफ में दिखा दो, एक मिनट वेट करें, ग्राफ दिखा दो कैसे। देखिए इधर एक्टिव एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ बना हुआ है, इधर देखें तो ये ग्राफ है। देखिए ये रिएक्शन हो रहा है किसके, विदाउट एंजाइम, यहाँ लिखा हुआ है देखें विदाउट एंजाइम, जैसे विदाउट एंजाइम, ये विथ एंजाइम। एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्शन क्या होगा, उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उसकी एक्टिव एनर्जी वो भी ज़्यादा चाहिए। इतनी एक्टिव एनर्जी के साथ ये रिएक्शन हो रहा है, और ये देखिए ये कम एनर्जी के साथ रिएक्शन हो रहा है, कम एनर्जी, लोअरिंग एक्टिव एनर्जी। ये एक्टिव एंजाइम का कमी क्या, एक्टिव एनर्जी लो करता है, यहाँ पे एंजाइम नहीं है, एक्टिव एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन होने के लिए ये रिएक्शन लेट भी होता है, तो इन एक्टिव एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है, ये लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन, स्लो, ये फास्ट है क्यों, विद एंजाइम है। एंजाइम एक कैटालिस्ट तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए इधर देखिए एंजाइम लोअर द एक्टिव एनर्जी बाय दिस अमाउंट, लो कर रहा है। ठीक है, इतने अमाउंट एक्टिव एनर्जी की कम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको ये। उसके बाद MCQ नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सम एंजाइम्स require the presence of a non-protein molecule to behave catalytically. An enzyme devoid of this molecule is called। देखिए इधर देखिए ये क्या है, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम के साथ होगा, तो एंजाइम क्या बिहेव करके ऐसे कैटालिटिकली, वो कैटालिस्ट तौर पर होगा, मतलब फुल कैटालिटिकली होगा। तो अगर जो पार्ट नहीं होगा एंजाइम के साथ, कौन सा पार्ट नहीं होगा, तो एंजाइम एन एंजाइम डिवाइड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, कौन सा डिवाइड करता है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कौन सा है, नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी एपोइड। कौन सा है, एपोइड, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर एपोइड है। उसके बाद MCQ नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। MCQ नंबर 8 है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट एंजाइम्स। ये स्टेटमेंट्स है, अब स्टेटमेंट नंबर 1 है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1 में क्या, दे आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये क्या है, एंजाइम के बारे में स्टेटमेंट है, ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है दे कैन बी इनहिबिटेड बाय कंप्यूटर इनहिबिटर। ठीक है, उसके बाद दे आर द फाउंड इन द स्मूथ एंडोरेटिकुलम, ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो चूज करनी है। उसके बाद 4th नंबर दे आर ओनली फाउंड अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल, तो इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको चूज़ करनी है। ठीक है, इस ऑप्शन में से देख, ऑप्शन नंबर ए 1 and 4 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 and 2, ये मैंने एंड लिखा है, ठीक, शॉर्ट फॉर्म लिखा है इसलिए 2 and 4 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 ओनली। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा आंसर करेक्ट है, इसमें देखिए आप नेगलेक्ट कर देते। दूसरा देखिए, पहले देखिए दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन, यस ये करेक्ट है, ये आप पहला करेक्ट है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। उसके बाद दे कैन बी इनहिबिटेड कंप्यूटर इनहिबिटर, बिल्कुल इसको कंप्यूटर इनहिबिटर के जरिए इनहिबिट किया जाता है, और नॉन कंप्यूटेटिव इनहिबिटर के ज़रिए भी इसको इनहिबिट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें ऑप्शन नंबर 3 है दे आर फाउंड इन द सिमिलर, नहीं ये ऑप्शन इनकरेक्ट है,
ये इनकरेक्ट। कैसे? यहाँ अगर आर ई आर होता, स्मूथ एंड टुबुलर रेटिकुलम नहीं, आर ई आर रफ एंड रेटिकुलम होता तो इसको हम आंसर कहते हैं। कैसे? रफ एंड रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। वो रफ इसलिए होता है जिसको हम ग्रेनुलेटेड कहते हैं, ठीक है। और वो राइबोसोम का काम क्या है? वो एक प्रोटीन फैक्ट्री है, जिस राइबोसोम से हम प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए इसको फैक्ट्री या प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो आर ई आर होता तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। ये ऐसे इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है फॉर दे आर ओनली फाउंड अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल। ऐसे नहीं है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास नहीं होते और पार्ट से कहीं पे भी होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? 1 and 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 1 and 2, 1 and 2 बहुत करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट। 1 and 2 करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9, कोएंजाइम कंस्टिट्यूट्स अबाउट डैश पोर्शन ऑफ द इंटायर एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें कितने परसेंट कोएंजाइम होता है? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 2%, ऑप्शन नंबर सी 99%, ऑप्शन नंबर डी 1%। कितने परसेंट होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 1% होता है, ठीक है, 1%। ये एज इट बुक में से उठा है, 1% करेक्ट होता है। इतने एमसीक्यू काफ़ी, यही एमसीक्यू थे। मेरे को तो यही एमसीक्यू मिले थे 2000 से लेकर 2018 तक। तो आपको तैयारी करनी है बुक्स लाइन बाय लाइन, जो टॉपिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिलेटेड जिस टॉपिक से, वो टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर करना है। इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।